Hello students. So in my last video, we have talked about the working of diodes, and today in this section, we will be talking about some important terms that you have to know before you start learning or before you start using diodes in some other circuits or network. तो इससे पहले कि हम डायोड कहीं और यूज करें, डायोड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है ताकि आप उसके वर्किंग को और ज्यादा बेहतर समझ पाए। तो सबसे पहला आपका जो टर्म है दैट इज योर आइडियल डायोड। अब ये आइडियल डायोड क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। आइडियली रिवर्स बायस जब हम पढ़ रहे थे तो रिवर्स बायस में आइडियली आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिट होता है और बिल्कुल भी करंट उसके थ्रू नहीं जाएगा। जैसा यहाँ पर लिखा गया है, सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट आप पढ़िए, ऑफर एन इन्फिनिट रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बायस्ड। मतलब एक आइडियल डायोड जो है जब रिवर्स बायस रहेगा तो यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज्यादा रहेगा कि बिल्कुल भी करंट पास होने का वहां पर गारंटी चांसेस नहीं है। फॉरवर्ड बायसिंग में ये क्या करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में जीरो रेजिस्टेंस मतलब एकदम रेजिस्टेंस नहीं देता है और कंडक्शन में किसी भी तरह का रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होता है, करंट आपका कंडक्ट करेगा, फ्री फ्लो होगा। लेकिन आइडियल डायोड यहाँ पर प्रैक्टिकली हमने देखा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आपका आता ही है और रिवर्स बायसिंग में भी जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसके बावजूद कुछ करंट आपका फ्लो करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आपका रियल डायोड कहलाता है। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे कि आइडियल डायोड और रियल डायोड में क्या डिफरेंस है, तो डायोड तो दोनों सेम है, दोनों यूनिलैटरल करंट आपको देते हैं। आइडियल डायोड में और रियल डायोड में डिफरेंस सिर्फ दो है। पहला ये कि फॉरवर्ड बायस में आपका रेजिस्टेंस आइडियल डायोड का जीरो रहेगा जैसा यहाँ लिखा गया है, और रियल डायोड का फाइनाइट नंबर तक, मतलब कुछ एक नंबर तक रहता है। ठीक है, कुछ ओम्स उसमें रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, few ohms of resistance will be present there in a real diode. अब सेकेंड डिफरेंस क्या है कि रिवर्स बायस में इंफिनिट रेजिस्टेंस रहता है, यानी कि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा कि करंट आपका फ्लो करेगा ही नहीं। ये आइडियल डायोड का कंडीशन है। लेकिन रियल डायोड में आपका रिवर्स जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत करंट आपका बहुत एकदम माइक्रो नैनो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में आपका करंट आपको मिलेगा, थोड़ा सा नैनो एम्पियर्स में आपका करंट आपको मिल जाएगा। तो आइडियल डायोड उसको कहते हैं जहां पर अगर डेफिनेशन में आपसे पूछा जाए या आपको कहीं पर इस टर्म का यूज मिले आइडियल डायोड का, तो आइडियल डायोड क्या है ये आपको बताने के लिए, आइडियल डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह ही जिस तरह उसको डिफाइन करते हैं कि वो यूनी डायरेक्शनल करंट आपको देता है। उसमें फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्री फ्लो होता है जीरो रेजिस्टेंस के साथ, और रिवर्स बायसिंग में करंट बिल्कुल नहीं जाता है इन्फिनिट रेजिस्टेंस के साथ। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टर्म दैट इज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज जो है इसको यहाँ डिफाइन किया गया है, ये एक ऐसा फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड जो हमारा बायसिंग है उसमें जो रेजिस्टेंस मिलता है आपको, सॉरी जो वोल्टेज मिलता है आपको, जहां के बाद मतलब इस वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद आपका जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। अब ये क्या चीज है इसको समझिए। देखिए आपका जो डायोड है ना, जब मैंने डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि वहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, क्या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन का जो एनर्जी रिलीज करके नया इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकल रहा है, वैलेंसी बैंड से बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से करंट आपका फ्लो होता है। तो यहाँ पर जितना देर उस रिकॉम्बिनेशन को होने में लगते हैं, जितना टाइम पीरियड लेता है वो उस वोल्टेज को देते जाते हैं, जैसे आपने वोल्टेज लगा दिया उसको धीरे धीरे आप इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज जो आपका नी वोल्टेज है यानी कि उस पॉइंट तक आपका जो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो कंटिन्यूअसली चलेगा, एंड उसकी एनर्जी अभी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। जब आपका इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो जाएं कि वो फ्री फ्लो कर सके, ठीक है, और उसकी वजह से करंट आया जा सके, उसके बाद
वो वोल्टेज उसके बाद आपका करंट जो है रैपिडली इंक्रीज करता है। एक बार जब रिकॉम्बिनेशन आपका बहुत सारा हो गया, एनर्जी बहुत सारी रिलीज हो गई, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स कैच कर रहे हैं उन एनर्जी को, और जैसे जैसे कैच करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता जा रहा है, और जब वो फ्लो करता जा रहा है तो धीरे धीरे करंट इंक्रीज करता जा रहा है, और अचानक से आपका जो करंट है रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस आपका चल रहा है, एक टाइम पीरियड के बाद एक आपका जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस है वो इतना ज्यादा हो जाएगा या इतना अमाउंट में हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्लो करने के बाद एकदम अचानक से करंट बढ़ा देते हैं। इसीलिए आपका जो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ भी आपने देखा होगा, डायोड जो लोग पढ़ चुके हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मैं ग्राफ आपको दिखा दूंगी। ग्राफ जो है ना, वो एक टाइम पीरियड, एक वोल्टेज पीरियड के दौरान अगर हम एक्स एक्सिस पे आपका वोल्टेज रखें, तो एक्स एक्सिस पे जो वोल्टेज है एक छोटा सा अमाउंट के लिए, छोटा सा अमाउंट ऑफ वोल्टेज के लिए वो नियर टू जीरो रहता है। करंट जो है आपका या तो जीरो रहेगा या नियर टू जीरो रहेगा, और उसके बाद उस वोल्टेज की वैल्यू को जब वो क्रॉस कर जाता है उसके बाद आपका करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ठीक है, करंट आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा और कंटिन्यूसली भी इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं कि बीच में रुक जा रहा है या बीच में गिर जा रहा है, नहीं, ग्राफ आपका कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा और इंक्रीज करेगा वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये जो वोल्टेज है, उस फाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेज, फाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज जिसके बाद आपका जो प्रोसेस ऑफ करंट फ्लो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, इतना ज्यादा अमाउंट में ग्रो करता है, उसको हम नी वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कुछ लोग इसको कहते हैं। तो नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज दोनों ही सेम चीज है, और दोनों का मतलब ये है कि एक ऐसा वैल्यू ऑफ वोल्टेज जिसके बाद डायोड का जो करंट है, फॉरवर्ड बायसिंग में, नॉट रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड का करंट है वो एक्सपोनेंशियली या कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर देता है, उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्म स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड। अब स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्टैटिक वर्ड का मतलब आपको पता होगा, जो फाइनाइट, जो रुका हुआ है, जो मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है, जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। डायनेमिक मतलब कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला। ठीक है, अब स्टैटिक यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है? अ फाइनाइट एंड डेफिनाइट resistance offered by a real diode when forward bias is known as static resistance। मतलब स्टैटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब एक रियल डायोड में, ठीक है, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वैल्यू, एक प्रॉपर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में, किसके द्वारा? डायोड के द्वारा, तो उसको हम स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, देखो यहाँ पर आइडियल में लिखा क्या है? जीरो रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बायस। अब यहाँ देखिए टर्म आ गया, रियल डायोड जो है जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो उसमें एक फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, यानी कि थोड़ा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, और उसको हम कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि आइडियल और रियल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा डायनेमिक है। अब ये डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी जो चेंज कर रहा है, तो यानी कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से ये चेंज करता है, ये देखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज टू अ स्मॉल चेंज इन करंट। मतलब जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका करंट बढ़ता जा रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन दोनों का जब आप रेशियो निकालते हैं तब उसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड कहते हैं। ठीक है, जहां पर आपका जितना अमाउंट ऑफ चेंजिंग, मतलब जैसे अगर रेजिस्टेंस आपने, सॉरी, वोल्टेज अगर आपने गिना है, मान लीजिए डेल्टा, तो डेल्टा ही चेंज हो रहा है करंट भी। ऐसा नहीं कि आपका जो वोल्टेज है वो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दे रहे हैं और करंट आप पीछे का ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं। एक एग्जैक्ट, जो आप ग्राफ बनाते हो ना, तो एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आप लेते हुए इसका एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया, वाई एक्सिस पे आपने करंट ले लिया, तो जहां पर स्मॉल चेंज आप देख रहे हो, तो स्मॉल चेंज का मतलब कि उसमें आप एक्यूरेटली, स्मॉल चेंज मान लीजिए कि 0.25 से लेकर 0.27 वोल्ट के बीच में जो करंट है उसके अकॉर्डिंग, 0.25 से लेकर 0.27 वोल्ट के बीच में जो करंट है, उसी चेंज को आप कंसिडर करेंगे, कोई और चेंज आप कंसिडर
नहीं कर सकते करंट का, यानी कि जो चेंज ऑफ वैल्यूज है, यानी कि जो डिफरेंस ऑफ चेंजेस एक्स एंड वाई पॉइंट पे जो आपका डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को जब आप लिखेंगे तो एक ही पॉइंट से उठाना है। ऐसा नहीं कि आपने जो है जो आप वोल्टेज ले रहे हैं वो 0.25 वोल्ट से लेकर 0.27 वोल्ट तक है, और करंट आपने उठा लिया है 0.3 वोल्ट से लेकर 0.3 वोल्ट का। वैसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो ग्राफ पर आपका स्केलर में लगेगा, उस स्केलर वैल्यू को आपको लेना है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, वेयर अ चेंज इन वोल्टेज इक्वल अ चेंज इन करंट इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ठीक है। इसका रेशियो डायनेमिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो जो चेंज हो रहा है वो डायनेमिक, जो स्टैटिक है, जो रुका हुआ है, वो जो फाइनाइट अमाउंट में है रेजिस्टेंस, वो आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस। दोनों ही रेजिस्टेंस आइडियल में ही आपको नहीं मिलेंगे, दोनों ही रेजिस्टेंस आपको जो है रियल डायोड में मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आपको दोनों रेजिस्टेंस, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, रियल डायोड में ही मिलेगा। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसके बाद अगला चलते हैं। अगला है रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, ये चीज देखिए, ये यहाँ पर हमने अभी बात की कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है आपका, कहाँ से, रिवर्स बायस में, ठीक है। ये आइडियल डायोड का कंडीशन है, सॉरी रियल डायोड का कंडीशन है। आइडियल डायोड में क्या है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहे हैं हम उसको, इतना रेजिस्टेंस दे रहे हैं कि करंट बिल्कुल जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तब आपको वैल्यू, जैसे आपने जब 11th 10th में एक्सपेरिमेंट किए हैं या 12th में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो आपका वैल्यू डेविएट करता है, ठीक है। 0.2 में डेविएट कर रहा है, 0.3 में, कई बार 2 सेंटीमीटर, कई बार 3 सेंटीमीटर, जो भी आप वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डेविएशन निकलता है। तो यहाँ पर भी रियल एक्सपेरिमेंट में एक डेविएशन है, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि रियल डायोड में होता है। अब ये क्या चीज है, ये एक करंट है जो रिवर्स बायसिंग में डायोड में होती है, यानी कि जब रिवर्स बायस में है आपका डायोड, जहां पर इन्फिनेट, आइडियली इन्फिनेट रेजिस्टेंस होना चाहिए था, वहां पर भी करंट फ्लो करता है। अब ये कैसे करता है ये समझिए। यहाँ बताया गया है कि ये जो करंट है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, तो हमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा था कि जो आपका पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप में हम लोग अभी तक मेजोरिटी की बात कर रहे थे, तो पी टाइप में मेजोरिटी पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स, एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसके ऑपोजिट चार्ज जो एग्जिस्ट करते हैं इसमें, उनको माइनॉरिटी कहते हैं, यानी कि वो स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि होल में स्मॉल अमाउंट में क्या एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, तो वहां पर माइनॉरिटी चार्ज हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। पी टाइप, सॉरी एन टाइप में आपका होल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे माइनॉरिटी में। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, इनकी वजह से थोड़ा सा करंट आपका रिवर्स बायस में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट या फिर रिवर्स करंट नॉर्मली कह सकते हैं। अब ये होता कैसे, देखिए हमने फॉरवर्ड बायस में पढ़ा क्या कि आपके जो होल्स हैं पी टाइप में, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से रिपेल करते हैं और वो आपके डिप्लीशन लेयर की तरफ भागते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से रिपेल करते हैं और अगेन डिप्लीशन लेयर की तरफ भागते हैं। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रहा है। दिक्कत ये है या फिर यहाँ डिफरेंस ये है कि आपके जो है फॉरवर्ड बायसिंग में जो चार्ज एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, वो मेजॉरिटी में थे, यानी बहुत सारे चार्ज एक साथ एक तरफ अपने डिप्लीशन लेयर की तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए रिकम्बिनेशन ज्यादा अमाउंट में हो रहा था, इसीलिए करंट ज्यादा अमाउंट में आ रहा था। अब रिवर्स में क्या है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी टाइप में और होल्स हैं एन टाइप में, वो भी सेम चीज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पी टाइप को एन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है रिवर्स बायस में, और एन टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए रिवर्स बायस में जितने भी इलेक्ट्रॉन है पी टाइप में, वो तो रिपेल करेंगे ना नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, सेम एन टाइप में जो होल्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल करेंगे। तो ये जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ आपका चार्ज है जो कि माइनॉरिटी में पाया जाता है, कम अमाउंट में पाया जाता है, वो डिप्लीशन लेयर की तरफ भागेगा। अब इसको अगर थोड़ा सा एनर्जी हम और दे रहे हैं, यानी कि वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसके पास इतना एनर्जी आ जाएगा कि वो डिप्लीशन लेयर जो कि हमारा बड़ा होते जाता है, एज वी इंक्रीज द वोल्टेज, जो कि बड़ा होते जा रहा है, रिवर्स बायस में आपका डिप्लीशन लेयर बड़ा होता है,
फॉरवर्ड बायस में छोटा बन रहा है क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पर जो है दोनों मेजॉरिटी चार्ज एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है। तो डिप्लीशन लेयर बढ़ने की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, छोटे अमाउंट में चार्जेस हैं, वो जब भागेंगे डिप्लीशन लेयर की तरफ तो उनको ना बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है ताकि वो इस बड़ी दीवार को पार कर सके। अभी तक दीवार छोटी थी, फॉरवर्ड बायस में दीवार छोटी है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए एक तो पहले ही एनर्जी कम है, प्लस यहाँ पर डिप्लीशन लेयर और ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम बहुत ज्यादा करंट इनको देंगे, बहुत ज्यादा वोल्टेज देंगे, तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप से और कुछ होल्स एन टाइप से दोनों मर्ज हो जाए, यानी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो, जिनकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो और थोड़ा अमाउंट में आपको करंट मिले। अब ये जो अमाउंट ऑफ करंट है ये कितना थोड़ा होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक देती हूँ। तो स्टैटिस्टिक के हिसाब से अगर माने तो जर्मेनियम में पहली बात तो ये नैनो एम्पियर में रहता है, ठीक है। आपका जो फॉरवर्ड बायस करंट है वो माइक्रो एम्पियर में रहता है, और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स करंट जो है आपका, ये रहता है नैनो एम्पियर में, ठीक है। और क्योंकि आपका एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप के वजह से आपका जो है थोड़ा सा वैल्यू बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वोल्टेज भी जितना ज्यादा आप देते जाएंगे करंट उतना ज्यादा आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप करंट में, अब यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन करंट में क्या होता है कि जितना ज्यादा आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, सिर्फ वोल्टेज बढ़ाने से नहीं होता, करंट में कई बार टेम्परेचर राइज से भी होता है, क्योंकि टेम्परेचर राइज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट ज्यादा करेंगे, ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो ज्यादा मूवमेंट होगा, ज्यादा मूवमेंट होगा तो रिकम्बिनेशन ज्यादा होगा, रिकम्बिनेशन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा, ठीक है। तो हर 10 डिग्री राइज में आपका जो है जर्मेनियम में, ठीक है, जर्मेनियम में हर 10 डिग्री राइज पे आपका सैचुरेशन करंट जो है, रिवर्स सैचुरेशन करंट वो बढ़ता है। और सिलिकॉन के लिए हर 6 डिग्री राइज पर आपका सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है, ठीक है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फॉरबिडन गैप होता है आपके वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में, और जैसे ही उसको क्रॉस करने का एनर्जी उसको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को, वो फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा तो वो करंट कंडक्ट करेगा, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स। एंड बिफोर एंडिंग दिस सेशन हम जंक्शन ब्रेकडाउन जरा एक बार समझ लें, क्योंकि जंक्शन ब्रेकडाउन आपको इंपॉर्टेंट है बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट और टाइप ऑफ डायोड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टाइप ऑफ डायोड्स में आएगा या अदर डायोड्स होंगे, और उन अदर डायोड्स में आपको ये समझना होगा, उससे पहले हम जंक्शन ब्रेकडाउन समझेंगे। जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है कि जब आप रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बैरियर जो है, वो बैरियर जो आपकी दीवार बन रही है, डिप्लीशन लेयर की जो बैरियर है वो टूट जाती है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट एक ही बार में फ्लो कर जाता है। अब ये क्यों होता है इसको समझिए। जैसे मैंने अभी बताया रिवर्स सैचुरेशन करंट में कि आपका डिप्लीशन लेयर बहुत बड़ा है तो दीवार लंबी है, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि अगर 10⁻⁻8 10⁻8 के फॉर्म में है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपका रिवर्स बायस में है, तो उसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर इसको एनर्जी नहीं मिल पा रही है उतनी कि ये डिप्लीशन लेयर क्रॉस कर सके। तो अभी तक ये ठीक है, अभी कुछ कुछ थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, वो एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ रहे हैं डिप्लीशन लेयर में जाकर, हो सकता है वहीं रुक जाए, वो उनका रिकम्बिनेशन ना हो। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती जा रही है, वैसे वैसे आपके चार्जेस को एनर्जी मिल रही है, उतना ज्यादा रिपल्शन होता है, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका जो बैरियर था, जिसको क्रॉस करने में उन्हें बहुत एनर्जी लग रही थी, उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर जाए और डिप्लीशन लेयर जो है आपका टूट जाए, वो बैरियर टूट जाए, और अचानक से आपका जो रिवर्स करंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को हम वोल्टेज जंक्शन ब्रेकडाउन कहते हैं। जो आपका जंक्शन है जहां पर पी और एन मिलते हैं वहीं पर आपका डिप्लीशन लेयर होता है, तो उसी जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है जब हम एक्सेस ऑफ रिवर्स वोल्टेज उसको
देते हैं या एक पॉइंट के बाद वो इंक्रीज करता है। तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, यानी कि ये वोल्टेज का वो वैल्यू जहां पर ब्रेकडाउन अकर करता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, जिसको हम वी बी से डिनोट करते हैं। वी बी, वी फॉर वोल्टेज, बी फॉर ब्रेकडाउन। बी आपका सफिक्स में रहेगा, नीचे रहेगा, तो उसी तरह वहां पर उसको लगाया जाता है ना। जो जंक्शन ब्रेकडाउन है वो दो तरीके होते हैं, एवलेंच और जीनर ब्रेकडाउन। एवलेंच और जीनर ब्रेकडाउन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर लीविंग मैं आपको एवलेंच और जीनर ब्रेकडाउन का एक बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। एवलेंच ब्रेकडाउन उन डायोड्स में होता है जहां पर आपके डोपिंग कम की जाती है, यानी कि मॉडरेट अमाउंट में डोपिंग की जा रही है या कम अमाउंट में डोपिंग की जा रही है, नेग्लिजिबल अमाउंट में डोपिंग की जा रही है, वहां पर एवलेंच ब्रेकडाउन होता है। जीनर ब्रेकडाउन उन डायोड्स में होगा जहां पर हाई अमाउंट ऑफ डोपिंग की जा रही है। ठीक है, नॉर्मल आपका जो अमाउंट ऑफ डोपिंग होता है 10⁻10, उस अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम वाला जो आपका वैल्यू है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन के अमाउंट में आपका जब डायोड बनेगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर इम्प्योरिटीज, वहां पर आपका जो ब्रेकडाउन होगा उसको हम जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। अब ये जीनर नाम कैसे पड़ा, इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। एंड अगेन, आप दोनों ही वीडियोस में मैंने एक आपको ब्रेन टीजर्स दिए थे जिनका आंसर का मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन तीसरा ब्रेन टीजर तभी मिलेगा जब मुझे पहले दो के आंसर्स आप देंगे। अगर उनके आंसर्स मुझे मिल गए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप आंसर दीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप एवरीथिंग वॉज एबल, यू वर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी इशू हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक को फिर से टच अप करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।